हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकिता एजुकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सीएनटी एक्ट होता क्या है, सीएनटी एक्ट का प्रारूप कब बना, सीएनटी एक्ट लागू कब हुआ, सीएनटी एक्ट में कितनी अध्याय और कितनी धाराएं होती हैं। और आपको मैंने चैप्टर 1 मतलब अध्याय 1 के बारे में भी बताया था कि अध्याय 1 में आपको कितनी से कितनी तक धारा आती है। तो अध्याय 1 में आपको याद होगा धारा 1 से लेके धारा 3 तक आता था। धारा 1 में आपको सीएनटी का ही पूरा नाम था, उसका विस्तार कहाँ हुआ, उसका पूरा नाम। तो अध्याय 1 में आपको 1 से लेकर 3 तक धारा को पढ़ना है। तो अब चलिए हम आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अध्याय 2 के बारे में, मतलब कि आपका चैप्टर 2 में कितने से कितने तक धारा आते हैं। तो इसमें आपको धारा 4 से धारा 8 तक आता है। तो ये सारे आपको इजी लैंग्वेज में बताने जा रही हूँ कि एक बार बस इस वीडियो को देखने से ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता चल जाएगी, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए इसमें बताते हैं कि अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है काश्तकारों के वर्ग के बारे में, मतलब क्लासेस ऑफ टीनेंट्स। और इसमें आपको धारा 4 से लेके धारा 8 तक दिया रहेगा। तो चलिए बताते हैं इसमें धारा 4 में आपको क्या आता है। तो धारा 4 में आपको पढ़ना है काश्तकारों के वर्ग, जैसा कि मैंने आपको बताया क्लासेस ऑफ टीनेंट्स। तो इसमें आपको आता है काश्तकारों के 4 प्रकार निर्धारित किए गए हैं जिसमें पहला आता है आपको भूधारक वर्ग, टेन्योर होल्डर, जिसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भूधारक यानी कि भूमि को धारण करने वाला। तो चलिए इसको हम समझाते हैं। वह व्यक्ति जो भूमि पर मालिकाना अधिकार रखता हो तथा काश्तकार से लगान वसूलने के लिए अधिकारी हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भूमि को धारण करता हो और काश्तकारों से लगान वसूलने के लिए भी उस पे हक हो, उसको हम भूधारक वर्ग कहते हैं, मतलब कि टेन्योर होल्डर कहते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे टाइप के बारे में, रैयत वर्ग। अब ये क्या होता है, तो ये रैयत वर्ग क्या होता है, तो चलिए बताते हैं। वह व्यक्ति जो अपने परिवार के सदस्यों द्वारा अथवा भाड़े के श्रमिकों द्वारा खेती करने के लिए भू धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए भाड़े के ज़मीन को खेती के लिए यूज कर रहा है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि वो किसी भाड़े के ज़मीन पे खेती करने का अधिकार प्राप्त रखता हो पर उसका अपना अधिकार नहीं हो। अब चलिए जानते हैं कि ये जो रैयत वर्ग है उसमें कितने प्रकार होते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका अधिभोगी रैयत, मतलब कि ऑक्यूपेंसी रैयत। इसमें वह व्यक्ति जो अपने धारित भूमि पर उपभोग का अधिकार रखता हो, मतलब कि वैसा भूमि जिसमें वो सारे कामों को कर सके, सिर्फ फसल ही नहीं, सिर्फ खेती ही नहीं, सारे काम कर सके। जैसे कि वो बांध बना सके, कुआं खोद सके, मतलब उसका खुद का अधिकार हो कि वो उस भूमि पर सारे के सारे काम कर सके, उसे ऑक्यूपेंसी रैयत कहते हैं। जैसे कि हमारे पास रहता है तो हम उस अपने भूमि पे कोई भी काम करवा सकते हैं। और इसमें जो अनअधिभोगी रैयत आता है, जैसा कि इसमें सेकेंड टाइप है नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। इसमें नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत जो आपका है तो उसमें जस्ट अपोजिट होगा। जैसा कि समझने के लिए हम आपको बता देते हैं कि उसमें जब हम अपनी भूमि पे सारे अधिकार प्राप्त हैं हमें, तो इसमें आपको सारे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। क्यों होगा, तो इसमें चलिए बताते हैं। वह व्यक्ति जो अपने धारित भूमि पर उपभोग का अधिकार नहीं रखता हो, मतलब उसका जो भूमि है उसमें सिर्फ और सिर्फ खेती के लिए ही उस भूमि का यूज किया जा सके, वैसे भूमि को हम नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत कहते हैं। और इसमें थर्ड पॉइंट आता है खुद कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। अब चलिए जानते हैं हम कि ये दर रैयत क्या होता है। तो ऐसा काश्तकार या ऐसा रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो, मतलब कि ऐसा टीनेंट्स जो किसी भी रैयत के अधीन हो, उसे हम दर रैयत कहते हैं। और मुंडारी खूट कट्टीदार क्या होता है, तो मतलब ऐसी भूमि जिसे जंगल से साफ करके आपको भूमि में
खेती के कृषि के योग्य बनाया गया हो। अब बढ़ते हैं हम धारा 5 की ओर, और इस धारा 5 में आता है भूधारक का अर्थ क्या होता है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, भूधारक मतलब कि लैंड होल्डर्स, जो भूमि को धारण करते हैं, वह व्यक्ति जिसने भूमि को धारण किया हो वो उसे भूधारक कहते हैं, मतलब लैंड होल्डर कहते हैं। और धारा 6 में आपको आता है रैयत का अर्थ। मतलब रैयत का अर्थ क्या होता है, तो इसमें रैयत का अर्थ है जिसमें खेती करने या करवाने के लिए भूमि का धारण किया हो, उसे हम रैयत कहते हैं। अब चलिए जानते हैं हम धारा 7 में खुद कट्टी अधिकारयुक्त रैयत क्या होता है। तो इसमें वह रैयत जो गांव के मूल निवासी के रूप में सामूहिक कृषि भूमि पर खेती करने का अधिकार रखता हो, यानी उसके पूर्वजों द्वारा जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि पर परिवर्तित किया गया हो। जैसा कि हमें पता ही था पहले जब यहाँ पे आदिवासी लोग आए थे, झारखंड में आए थे, तो झारखंड सिर्फ एक जंगल था जिसे उन्होंने काट कर साफ करके कृषि योग्य बनाया, और उस भूमि पर अंग्रेज आकर उसे अपना बनाना चाहते थे। तो उसी सबसे बचाने के लिए ये सारे भूमि से रिलेटेड एक्ट लाए गए हैं, जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं CNT एक्ट का धारा 7, जो कि आता है अध्याय 2 में, मतलब चैप्टर 2 में। तो ये आपको समझ आ गया। अब चलिए जानते हैं धारा 8 क्या होता है। तो धारा 8 में आपको मंडारी खुद कट्टीदार आता है। और चलिए जानते हैं कि ये आखिर होता क्या है। मुंडा जनजाति का वह नर सदस्य जो वनीय भूमि को कृषि जोत में परिवर्तित करने का अधिकार रखता हो, ऐसी भूमि जो मुंडारी या उसकी नर परंपरा के वंशजों के कब्जे में लगातार रहा हो, वो मुंडारी खुदकट्टीदार कहलाता है। तो जैसे कि मुंडा जनजाति लोग आए थे, तो उन्होंने जंगल को साफ कर वहाँ पे कृषि योग्य भूमि बनाया, तो उसी को कहा जा रहा है ऐसी भूमि जो मुंडारी या उनकी नर परंपरा के वंशजों के कब्जे में लगातार रहा हो, उसे मुंडारी खुदकट्टीदार भूमि कहते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 में। आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है आपको लैंड होल्डर्स के बारे में पढ़ना है। अभी आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट जाएगा लैंड होल्डर्स से। तो इसमें आपको धारा 9 से लेके धारा 15 तक पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं धारा 9 में क्या आता है। भूधारक के अधिकार। तो धारा 9 में आपको आता है लैंड होल्डर्स के क्या क्या अधिकार हैं। तो इसमें चलिए, इसके अनुसार भूधारक यानी कि लैंड होल्डर्स ऐसे लगान को धारण करता है जो अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट में निर्धारित किया गया हो तथा इस लगान में वृद्धि का उत्तरदायी नहीं हो। अब 9 के ए मतलब 9 के क में आपको दिया गया है, ग्राम का मुखिया या भूधारक लगान में बढ़ोतरी कर सकता है। मतलब कि जो कि लगान लगाया गया है, जो टैक्स देते हैं, उसमें वृद्धि कौन कर सकता है, तो उसका एक कंडीशन है कि ऐसी वृद्धि उपायुक्त DC की अनुमति से ही मान्य होगी। अगर आपको भूधारक के लगान में बढ़ोतरी करनी है, वृद्धि करनी है, तो उसके लिए आपको DC से अनुमति लेना ही मान्य होगा। अब चलिए जानते हैं हम धारा 10 के बारे में। ऐसा कोई भूमि जिसकी भूमि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 मतलब 1869 का बंगाल अधिनियम संख्या 2 के अनुसार रजिस्ट्री में दाखिल हो, तो वो अपनी भूधृति के लगान में वृद्धि का दायी न होगा। तो धारा 10 के अंतर्गत ये आता है। अब धारा 11 में क्या आता है, यदि कोई भूधारक लैंड होल्डर्स अपने किसी भूभाग का विक्रय या दान करता हो, तो यह स्थानांतरण भूस्वामी के कार्यालय में पंजीकृत करवाना आवश्यक है। यानी कि अगर हमें दान या बेचना है, तो उसे जो भूस्वामी यानी कि जो लैंड होल्डर्स हैं, उसके कार्यालय उसका हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्री करके देना होगा।
अब चलिए जानते हैं हम धारा 12 के अंतर्गत क्या आता है। तो भूतऋति के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात करने की भूस्वामी का इनकार कर देने पर प्रक्रिया इसके अंतर्गत आता है। मतलब कि भूतऋति के अंतरण में रजिस्ट्री अनुज्ञात करने का जो अगर वो रजिस्ट्री करने से इनकार कर देते हैं वो धारा इसके अंतर्गत आता है। अब चलिए जानते हैं हम धारा 13 के अंदर में। धारा 13 में आपका क्या आता है? भूतऋति का विभाजन या लगान का वितरण। मतलब इसमें आपको भूतऋति का विभाजन आता है धारा 13 के अंतर्गत। अब जानते हैं हम धारा 14 में आपको क्या आता है? कोई पुनः ग्रहण, पुनः प्राप्ति योग्य जमीन जिनको जमीन दी गई हो से पुनः ग्रहण की स्थिति आने पर पुनः ग्रहित हो जाएगी, लेकिन पट्टे यानी लीज पर दी गई भूमि पर यहाँ निवास गृह, अस्थायी भवन, अस्थायी उद्यान, पूजा स्थल, श्मशान या कब्रिस्तान इत्यादि स्थापित किए गए हों तो पुनः ग्रहण पाने वाले का पुनः ग्रहण करने का अधिकार नहीं होगा। मतलब कि अगर आप किसी ज़मीन को बेच दिए हैं या दान कर दिए हैं तो अगर उस ज़मीन पे अगर कोई हॉस्पिटल या फिर समाज से रिलेटेड कोई पूजा स्थल, श्मशान, कब्रिस्तान या स्कूल अगर बन चुका है तो वो ज़मीन आपको नहीं मिल सकती। इसके अंतर्गत ये आता है। अब चलिए जानते हैं हम धारा 15 के अंतर्गत क्या आता है। तो धारा 15 के अंतर्गत भूस्वामी के अधिकारों की व्यावृत्ति स्पष्टता आती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊं आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और पिछली जितनी क्लास हुई हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं।